हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेस्ट और स्लीप के बारे में। चैप्टर वही है कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन कंफर्ट। और हम डिटेल में बात करेंगे कि रेस्ट एंड स्लीप क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात करते हैं डेफिनेशन। रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो रेस्ट इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी इज डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी विदाउट फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। आराम एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर शारीरिक भावनात्मक तनाव और चिंता मुक्ति के बिना घटी हुई गतिविधियों की स्थिति में होता है। ये होता है रेस्ट की डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन भी चेक करते हैं। ए स्टेट ऑफ कैलमलेस रिलैक्सेशन विदाउट इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। शांति की स्थिति भावनात्मक तनाव के बिना विश्राम और चिंता से मुक्ति को ही हम रेस्ट में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट accompanied by altered level of consciousness and relative inactivity and perception to environment are decreased। नींद आराम की ऐसी अवस्था है जिसके साथ चेतना का स्तर बदल जाता है और सापेक्ष निष्क्रियता पर्यावरण के प्रति धारणा को कम कर देता है। ये होता है हमारा स्लीप की डेफिनेशन। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्लीप। स्लीप के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को संरक्षण करता है यानी स्टोर करता है। स्लो द फंक्शन ऑफ द बॉडी, शरीर के कार्य को धीमा कर देता है। रिपेयर एपिथेलियम एंड ब्रेन सेल, एपिथेलियल और ब्रेन सेल की कोशिकाओं को रिपेयर करता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, टिश्यू रिन्यूअल। प्रोटीन सिंथेसिस सेल डिवीजन और नए टिश्यू को बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। 5 रिटर्न द बॉडी टू इट्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, शरीर को उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था में लौटाता है। इंक्रीज ऑक्सीजन लीडिंग टू इंक्रीज सेरेब्रम ब्लड फ्लो, इम्प्रूव मेमोरी, इंक्रीज लीडिंग। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है जिससे ब्रेन में ब्लड फ्लो आसानी से होता है और मेमोरी में हमारे सुधार भी आता है और हमें सीखने की कला भी इंक्रीज होती है। इसलिए स्लीप के फंक्शन ये हैं 6 पॉइंट। अब बात करते हैं नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट। किस एज में कितनी हमें स्लीप की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको चाहिए 16 से 18 घंटा पर डे। एक दिन में उसको 16 से 18 घंटे चाहिए सोने के लिए। और टॉडलर को होता है 10 से 12 घंटे पर डे। स्कूल एज, जो बच्चे स्कूल एज होते हैं, इनके जितने भी इसमें दिए हैं इनके एज हम आपको एक सेपरेट वीडियो में देंगे। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूबॉर्न कितने ईयर से कितने बीच के होता है, इन्फेंट क्या होते हैं, फिर स्कूल के बच्चे की एज कितने होते हैं, टॉडलर की एज कितने होती हैं, स्कूल एज की
बच्चे की एज कितनी होती हैं तो उसको हम एक अलग वीडियो बना के आपको दे देंगे। एडल्ट को चाहिए 6 से 8 घंटे पर डे, इन्फेंट को चाहिए 12 से 14 घंटे, प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं उनको चाहिए 11 से 12 घंटे, एडोलसेंट को चाहिए 8 से 10 घंटे और एल्डर को चाहिए 6 घंटे। इतना हमारा एक नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट है कि इतना हमें बच्चों को, बूढ़े को इतना ही चाहिए। इससे अधिक या कम भी हो सकता है, बस एक ये नॉर्मल लेवल का है इसलिए इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। क्या क्या एडवांटेज होते हैं रेस्ट और स्लीप का। तो पहला है इम्प्रूव इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार करता है। फीलिंग द फ्रेशनेस, ताजगी का अनुभव प्रदान करता है। जैसे हम बहुत थक जाते हैं काम करते करते, थोड़ा सा अगर हम रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है और हम थोड़ा सा एनर्जेटिक लगते हैं और काम करने में हमारा मन भी लगता है। रिलीव पेन, हमें दर्द से राहत दिलाता है। इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं हम और उसके बीच में हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें, उसके बाद काम करेंगे हम, तो हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। रिड्यूस फैटिग, थकान को हमारे कम कर देता है। हम बहुत थक जाते हैं कोई काम करते करते, 10 मिनट का भी अगर हम ब्रेक ले लिए तो उसमें हमारी लगता है कि एनर्जी आ गई है, इसलिए बीच में कोई भी काम करते रहना चाहिए, तो बीच में थोड़ा सा गैप भी ज़रूरी है। फैसिलिटेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, स्वास्थ्य और मन की शांति में भी सुधार लाता है। कंटिन्यू हम कुछ काम करेंगे तो थक जाएंगे, हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमें भी हेल्दी रहने के लिए बीच बीच में रेस्ट ज़रूर चाहिए। इन्हेंस हैप्पीनेस, और जो स्लीप या रेस्ट होते हैं वो हमें खुशी भी देते हैं। हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, हमारी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी थक चुकी होती है, और अगर हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है रेस्ट के लिए तो अंदर से वो थोड़ी सी खुशी होती है कि ठीक है 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद काम करेंगे, तब तो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। स्लीप की फिजियोलॉजी बात करते हैं तो दीज कैन बी डिस्कस सिंपली बाई कंसिडरिंग द 3 बेसिक रिसर्च अप्रोच। नींद की फिजियोलॉजी 3 बुनियादी अनुसंधान दृष्टिकोणों पर विचार करके इन पर चर्चा की जा सकती है। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रो साइकोलॉजिक, दूसरा हार्मोनल, तीसरा न्यूरल। अब बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रो साइकोलॉजिक, इनका बात करते हैं तो ये है द इलेक्ट्रो साइकोलॉजिक अप्रोच सेंटर ऑन द पॉलीग्राफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल चेंज इन द ब्रेन वेव EEG, आई मूवमेंट EOG एंड मसल एक्टिविटी EMG। अब बताते हैं आपको EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, EOG का मतलब होता है इलेक्ट्रो अकोलोग्राफी, EMG का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये था। अब इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफोलॉजिकल दृष्टिकोण, ब्रेन वेव, EEG, आई मूवमेंट, EOG जो है वो आई मूवमेंट करवाता है, EMG जो होता है मसल एक्टिविटी काम करता है, और EEG जो होता है वो ब्रेन के तरंगों पर काम करता है, ब्रेन वेव के काम करता है। सेकेंड, दिस अप्रोच कैरेक्टराइज्ड स्लीप ए नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप NREM
and the rapid eye movement sleep REM. अब बात करते हैं न्यूरल क्या होता है। The neural approach views sleep as an active process involving the reticular activating system RAS and the interaction of neurotransmitter. The RAS is a network of neurons in the medulla, pons and midbrain with projection to the spinal cord, hypothalamus, cerebellum. Serotonin is said to be the major neurotransmitter associated with sleep, produced in the medial raphe nuclei of the brainstem. Serotonin decreases the activity of RAS inducing sleep. REM sleep appear to be due to the influence of the norepinephrine. इसका मतलब कि तंत्रिका दृष्टिकोण नींद को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसमें रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम रास और न्यूरोट्रांसमीटर की इंटरेक्शन शामिल होता है। रास मेडुला, पॉन्स और मिडब्रेन में रीढ़ की हड्डी के अनुमानों के साथ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम स्पाइनल को नींद से जोड़कर प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है जो मस्तिष्क के मध्य भाग न्यूक्लियाई में उत्पन्न होता है। सेरोटोनिन रास उत्प्रेरक नींद की गतिविधि को कम करता है। REM नींद नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव के कारण प्रतीत होता है। अब बात करते हैं हार्मोनल के बारे में। The hormonal approach views sleep as a pattern affected by hormone melatonin from the pineal gland in the brain is secreted in enormous quantity during sleep. Its activity is influenced by the relationship of darkness and light. ACTH is also high during the early period of sleep and cortisol rise toward the end of the nighttime sleep period. Growth hormone and prolactin also increase during deep sleep. का मतलब ये कि हार्मोनल दृष्टिकोण नींद को हार्मोन से प्रभावित पाथ के रूप में देखता है। मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन नींद के दौरान भारी मात्रा में निकलता है। इसकी गतिविधियां अंधेरे और प्रकाश के संबंध से प्रभावित होती हैं। नींद की शुरुआती अवधि के दौरान ACTH भी अधिक मात्रा में निकलता है और रात की नींद की अवधि के अंत में कार्टिसोल बढ़ जाता है। गहरी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन भी भारी मात्रा में निकलता है। तो हमें नाइट के स्लीप भी बहुत अच्छी लेनी चाहिए क्योंकि हमारा शरीर में जो हार्मोन है वो रात में भी निकलते हैं, इसलिए और ड्यूरिंग स्लीप के समय ही निकलते हैं, इसलिए नाइट की जो नींद होती है, रात की नींद बहुत जो ज़रूरी है, टाइम से भी लेना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप। तो देयर आर 2 टाइप स्लीप, 2 टाइप के स्लीप होते हैं। NERM स्लीप, REM स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, ये 2 प्रकार के स्लीप होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट की, द NREM स्लीप। also referred to as the slow wave sleep because the brainstem of the
delta wave of the alpha and beta wave and awake the alert person. It is deep restful sleep. There is a decreased physiological function. All metabolic process are reduced. तो REM स्लीप का क्या मतलब होता है कि धीमी लहर के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि पेशेंट की मस्तिष्क तरंगे जागृत या सतर्क व्यक्ति की अल्फ़ा एंड बीटा वेव की तुलना में धीमी होती है। यह गहरी और आरामदायक नींद होती है और इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो भी स्लो डाउन हो जाता है। ये बात हो गया NREM स्लीप के बारे में। दूसरा हमारा ये सेकंड नंबर है, इसमें REM स्लीप के बारे में पढ़ेंगे। दिस स्लीप टाइप यूजुअली रिकर्स अबाउट एवरी 90 मिनट एंड लास्ट 5 to 10 मिनट। इसमें क्या करा है कि इस तरह की नींद आमतौर पर लगभग हर 90 मिनट में आती है और 5 से 30 मिनट तक रहती है। इसका दूसरा नाम होता है पैराडॉक्सिकल स्लीप। द EEG पैटर्न रिजेंबल दैट द अवेक स्टेट। जो हमारा EEG पैटर्न होता है वो जागृत स्थिति में दिखता है। जैसे हमें लगेगा कि हम सोए ही नहीं हैं। जैसे हम सपने देखते हैं तो सपने में भी लगता है कि हम सोए नहीं, हम जाग रहे हैं, सपने देख रहे हैं। सपने देखते हैं हमें पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। अब बात करते हैं हम, दिस इज़ नॉट रेस्टफुल एंड NREM। यह NREM की नींद की तरह आरामदायक नहीं होता है। मोस्ट ड्रीम टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द ड्रीम आर यूजुअली रिजेंबल या कंसोलिडेटेड टू मेमोरी। यह अवधि के दौरान सपने आते हैं और सपने आमतौर पर याद किए जाते हैं या मेमोरी में सेव हो जाता है। ये होता है REM स्लीप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे NREM वर्सेस REM, क्या इसमें अंतर होता है। स्लीप साइकिल पढ़ेंगे। फर्स्ट में आता है इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्शियस एंड स्लीप। इसका मतलब चेतना और नींद के बीच का अंतराल क्या होता है। फिर अब आएंगे हम मूव द स्टेट टू आफ्टर 5 to 15 मिनट। 5 और 10 मिनट के बाद हम स्टेज 2 पर जाएंगे। स्टेज 2 हमारा है हार्ट रेट स्लो हो जाए, ब्रेन डज लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हार्ट रेट धीमी हो जाएगी और मस्तिष्क कम करेगा। ये हो गया। अब आफ्टर अनदर 15 मिनट मूव इनटू नॉन REM स्लीप द डेल्टा स्टेज। अगले 15 मिनट के बाद नॉन REM स्लीप में जाएं। यहाँ पर हमारी बॉडी जो होता है बॉडी मेक रिपेयर। यहाँ जो डेल्टा स्टेज होता है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। अब बढ़ते हैं आगे, बॉडी टेम्परेचर एंड BP डिक्रीज। अब इस स्टेज में हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और हमारी BP भी कम हो जाएगी। मूव इनटू REM स्लीप अप्रॉक्स 90 मिनट आफ्टर फर्स्ट फीलिंग स्लीपी। पहली नींद आने के बाद लगभग 90 मिनट के बाद REM स्लीप में जाएं। अब फिफ्थ हो गया इंक्रीज इन आई मूवमेंट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, BP एंड टेम्परेचर। आँखों की गति में वृद्धि हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप।
क्या क्या बेनिफिट होते हैं रेस्ट एंड स्लीप का। तो पहला है ब्रेन डेवलप एंड मैच्योर। रेस्ट एंड स्लीप करने के दौरान ब्रेन डेवलप एंड मैच्योर होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, अलाउ टिश्यू टू रिकवर, टिश्यू हमारा रिकवर होने लगता है, ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस। तो यहाँ हमारा है जो हमारा ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होता रहता है, नई ऑक्सीजन आती है, पुरानी शरीर से बाहर निकल जाती है। बॉडी टेम्परेचर विल बी फॉल, बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा डाउन हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल रिलैक्स, जो हमारा सीरियस होता है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। द बॉडी विल एब्जॉर्ब फूड इफ़ नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर शरीर भोजन को अवशोषित करता है। नंबर 8, रेस्ट एंड रिस्टोर आवर बॉडी, हमारा शरीर आराम करता है और बॉडी को रिस्टोर भी करता है। रिचार्ज एंड एनर्जी, जितना हम रेस्ट करेंगे या स्लीप करेंगे हमारी बॉडी उतना ही रिचार्ज महसूस करेगी। जैसे हम मोबाइल हमारा डाउन हो जाती है और हम उसको चार्ज कर देते हैं तो वो मोबाइल में भी एनर्जी आ जाती है, वो काफ़ी देर तक काम भी करती है। ऐसे हमारे शरीर में भी अगर हम थक गए हैं थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा स्लीप मोड में चले जाएंगे, उसके बाद हमारी एनर्जी बॉडी की बढ़ जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग रेस्ट, लंबे समय तक आराम करने के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी बहुत ही उदास रहेगा, लेथार्जी, सुस्त हो जाएगा, सुस्ती उसके अंदर, वो कोई काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हमेशा कब्ज बना रहेगा। डिजीनेस, चक्कर है उसको, जब वो कम जब ये उसको सुस्ती आएगी, उदास रहेगा तो उसको डिजीनेस हो जाएगा। पेन इन जॉइंट, जो जोड़ों को दर्द है उसमें बार बार दर्द होगा। इंसोमिया, इंसोमिया कंडीशन होता है जिसमें मनुष्य को नींद नहीं आती है, उस कंडीशन को इंसोमिया कहते हैं। बेड सोर, बेड सोर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा जॉइंट है वहाँ पर। कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज, जो हमारा कार्डिक आउटपुट हमारा होता है 120/80, ये हमारा डाउन हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मसल एट्रोफी एंड फूड ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैरियर ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। तो क्या क्या बैरियर हो सकता है हमारे रेस्ट और स्लीप में। तो फर्स्ट आता है डिस्कम्फर्ट। अगर पेशेंट को कंफर्ट फील नहीं है तो वो ना तो रेस्ट कर पाएगा ना ही स्लीप मोड में जा पाएगा। तो उसका जो डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट प्रदान करने के लिए हम डिवाइस से भी कुछ होती हैं, डिवाइस का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा नर्सिंग इंटरवेंशन भी होता है, उससे भी हम उसके कंफर्ट जोन में लाएंगे। तो अगर डिस्कम्फर्ट है तो पेशेंट न सो पाएगा न रेस्ट कर पाएगा। दूसरा लैक ऑफ प्राइवेसी, अगर प्राइवेसी की कमी है, कोई भी है, अगर कुछ लोग अंधेरे में सोते हैं, कुछ लोग उजाले में सोते हैं, अगर कहीं कोई गया वहाँ उसको प्राइवेसी नहीं मेंटेन हो रही है। जैसे कुछ लोग हैं जो रूम में ही सोना पसंद करते हैं, अगर हम उसको बाहर कहीं सुला दें, जैसे कोई गार्डन हो गया उसमें सुला दें, तो उनको लगेगा कि हम ऐसे खुला वातावरण है इसमें नहीं सो पाएंगे। तो उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज इन स्लीपिंग हैबिट, अगर उनके सोने के तरीके में बदलाव आ जाए। जैसे आजकल होता है कंपटीशन का ज़माना है, उसमें जो बच्चे हैं वो रात तक पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। तो ये अपोजिट हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर भी बनाया हुआ है रात और दिन। तो रात में केवल सोना चाहिए और दिन में पढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो अपोजिट काम कर रहे हैं, दिन में सोते हैं और रात में पढ़ते हैं। नॉइस, अगर बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत ही, कहीं हम पढ़ रहे हैं कहीं डीजे बज रहा है, हम सो रहे हैं कहीं इधर गाना बज रहा है कहीं उधर गाना बज रहा है, बहुत ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ियाँ की
आवाज़ें आ रही हैं, साउंड पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ हमें न नींद पड़ेगी न हम आराम कर पाएंगे। एज क्या है, अगर हम एडल्ट में हैं तो हमें एक अच्छी नींद आती है, अच्छे से सो लेते हैं। अब जो ओल्डर होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम, उनको नींद ही नहीं लगती, क्योंकि उनके बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कम हो जाता है, और उनको क्या है थोड़ी सी टेंशन हो जाती है फैमिली को लेकर, तो ये हो जाता है। और साइकोलॉजिक रीजन सच स्ट्रेस एंड एंजाइटी फियर। अब अगर आपके को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, कोई भी तनाव ले रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, डर है, अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो उस समय भी आप नहीं सो सकते हैं। कोई आपको चिंता हो रही है किसी बात की, कोई कंपटीशन आप की तय कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी भी चिंता आपको हो जाती है कि हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उससे भी हमारी नींद नहीं पड़ लगती है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। क्या क्या कारण सोने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है इलनेस में आता है पेन और फिजिकल डिस्ट्रेस। अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो ना हम स्लीप कर सकते हैं ना हम रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जो माइंड है हमारा उसे फोकस करेगा। जैसे हमें आर्थराइटिस हो गया या बैक पेन हो गया या अल्सर हो गया, तो बैक पेन होगा तब भी हम नहीं सो पाएंगे, क्योंकि सोने पे हमें दर्द करेगा। रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे नेजल कंजेशन, हमारे जो नेजल पाथवे होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम सही से सांस नहीं ले पाएंगे, जो सांस नहीं ले पाएंगे तो हम सही से सो नहीं सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट आ गया। इन्वायरमेंट में नॉइस, लाइटनिंग, जैसा भी हमने बताया, अगर कहीं ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा तो आप रेस्ट नहीं कर सकते वहाँ। लाइटनिंग, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट है, किसी को अंधेरे में सोने की आदत होती है, किसी को लाइट में, लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है तो भी इंसान नहीं सो पाएगा, क्योंकि एक ऑप्टिमम चीज़ होती है, एक कंडीशन होती है कि उसी पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। और हो गया हमारा कंफर्ट एंड साइड ऑफ द बेड। अगर कंफर्ट हमें नहीं है तो हम नहीं सो सकते, अगर डिस्कम्फर्ट है तो हम उसमें नहीं, हमें कंफर्ट में जाना पड़ेगा। और साइज ऑफ द बेड, अगर हमारा बेड छोटा है, हम उससे लंबे हैं, तो भी हम उसमें कंफर्ट होकर नहीं सो पाएंगे, लेट जाएंगे लेकिन नींद नहीं पड़ेगी। इमोशनल स्ट्रेस, पर्सनल प्रॉब्लम, अगर मनुष्य को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता है, तो मन में ही घुटता रहेगा उस कंडीशन को लेकर, लेकिन किसी को बताएगा नहीं, तो उससे भी स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाता है, फियर हो जाता है, उससे भी नींद नहीं पड़ती है। मे बी अनएबल टू रिलैक्स सफिशिएंट टू बी स्लीप, अगर समय पर स्लीप नहीं लेंगे, पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे, तो भी प्रॉब्लम होगी। स्लीप डिफ़िकल्टी, अगर सोने में कोई दिक्कत हो रही है पर्सन को तो भी वो नहीं सो सकता। बहुत से कारण हो सकते हैं सोने के। नंबर 4, स्टिमुलेंट एंड एल्कोहल, कैफीन एंड एल्कोहल, अगर कोई भी आदमी कैफीन और अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तभी उसको स्लीप पैटर्न में चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेन पर काम करता है, ये फंक्शन को कम कर देता है, इसलिए उस समय में नींद भी नहीं लगेगी। स्मोकिंग की बात करें तो उसमें है निकोटीन हैज ए स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड स्मोकर ऑफ्टन हैव मोर डिफिकल्टी फॉलिंग asleep than the smoker and smoker can be easily arousal। तो निकोटीन का जो हमारा शरीर में होता है तो शरीर पर उत्तेजना प्रभाव पड़ता है, और धूम्रपान करने वालों को अक्सर धूम्रपान न करने वाले की तुलना में
अच्छी नींद नहीं आती है और जो धूम्रपान करने वालों को आसानी से जगाया जा सकता है, क्योंकि वो उनको जो भी धूम्रपान कर रहे हैं उनको स्लीप सही से नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, वो प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो जब उनको एक प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे हैं, न उनको नींद आ रही है न वो सो रहे हैं, उनको कभी भी हम जगा सकते हैं। और जो एक धूम्रपान नहीं कर रहा है वो तो आराम से अच्छी नींद ले रहा है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल। एन इरेगुलर मॉर्निंग एंड नाइट टाइम शेड्यूल कैन अफेक्टेड स्लीप। अगर हमारा जो नाइट टाइम का नाइट और मॉर्निंग का जो हमारा पैटर्न होता है, इसमें अगर हम चेंज ला देते हैं तो भी हमें नींद नहीं लगेगी। जैसे अभी हम बताया कि रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये इरेगुलर ही हो रहा है। तो हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में सोना चाहिए। इससे हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा रहेगा। अब कहते हैं डाइट की। सर्टेन फूड इंड्यूस स्लीप, द L-tryptophan प्रेजेंट इन मिल्क इंड्यूस स्लीप। कुछ फूड जो होते हैं वो स्लीप को इंड्यूस करते हैं, उससे अच्छी नींद आती है। जैसे मिल्क में L-tryptophan होता है, ये जो है स्लीप को बढ़ा देता है। तो रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। मेडिकेशन। बीटा ब्लॉकर हैव बीन नो द कॉज इंसोमिया एंड नार्कोटिक्स। ये कहते हैं जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो इंसोमिया का कारण होते हैं, इसलिए ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इंसोमिया का मतलब है नींद ना आना। तो ये जो बीटा ब्लॉकर होते हैं यही कारण होते हैं नींद ना आने के लिए। स्लीप डिसऑर्डर। क्या क्या स्लीप के कुछ डिसऑर्डर होते हैं उनका हम बात कर लेते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर आर मेनली क्लासीफाई इन 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है स्लीप डिसऑर्डर को। बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर में। पहला होता है डिसोमियाज, पैरासोमनियाज, डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। अब बात करते हैं डिसोमिया का मतलब क्या होता है। यह एक प्रकार का हाइपरसोमनियाज रोग है जो दिन में नींद आना या रात को लंबे समय तक नींद आना, यही होता है इंसोमिया कारण। अब बात करते हैं पैरासोमनियाज का। इसका क्या मतलब होता है। ये एक परेशान करने वाला रोग है जो सोने से पहले हो सकता है, और जब आप सो रहे हों तब आपको ऐसा लगेगा कि सपने आ रहे हैं, आपको बुरे बुरे सपने आते रहेंगे, जिससे आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ कुछ डिफरेंस हैं। तो बात कर चुके। और डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। कोई रोग हो गया, कोई हमें डिजीज़ हो गया, उस कंडीशन में कभी हमें नींद नहीं आती है। बार बार हम यही सोचते रहते हैं, उस कंडीशन को लेकर हम बार बार सोचते रहते हैं, उससे भी हमें नींद नहीं आती। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब हम कभी भी नया वीडियो लाएं वो आपके पास ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।